कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इज सेड टू बी ऑक्योर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि या तो दो बॉडी डायरेक्टली आकर के एक दूसरे से टकरा रही हो, या फिर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। मान लो एक यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ पर आप एक नॉर्थ पोल लाने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसे आता फ्रीली, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो इसका पाथ डेविएशन हो सकता है, डेविएटेड हो सकता है। सो डायरेक्टली कोलाइड हो, ये भी एक तरह का कोलिजन है, या किसी एक का पाथ किसी दूसरे की फोर्स की वजह से इफेक्ट हो, वो भी एक तरह का कोलिजन ही है। कोलिजन क्लियर है सबको? वर्ड? यस सर। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ कोलिजन, जिसमें हम पहला कोलिजन पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। वैसे में एक और टाइप पढ़ना है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की खासियत यह है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन से पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उन दोनों की कोलिजन के बाद में भी रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई भी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का तब जब इलास्टिक कोलिजन हो। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि जैसे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसमें जब कोलाइजन होता है तो कोई आवाज नहीं आती, कोई लाइट नहीं आती है, साउंड नहीं आती है। ठीक है, तो वो हो गया एक एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन का। अब इसके और खासियत ये है द मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, एंड जनरली यहाँ पर जो भी कोलिजन होता है उसमें जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब जो फोर्स लगेंगी वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व होगी अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। सो दैट मीन्स कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी किस किस के बराबर होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होगी इलास्टिक कोलिजन में। एवरी पॉइंट इज क्लियर? एवरी पॉइंट इज क्लियर? यस ठीक है, यस सर। इसमें इसमें जो आपको बड़ा स्टार मारना है ना या अंडरलाइन करना है, ये वो वर्ड है कि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हम इन इलास्टिक कोलिजन हम समझेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट। जब हम इलास्टिक कोलिजन समझेंगे तो वहां पर मोमेंटम भी कंजर्व होगा इन इलास्टिक में भी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन ये फर्क आ जाएगा वहां पर बस। तो अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी ड्यूरिंग अ कोलिजन, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर भी कंजर्व है, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी कंजर्व है, ये कन्वर्ज नहीं रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर रहती है। दूसरा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, अभी टोटल एनर्जी तो कंजर्व है लेकिन हम क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। अब देखो टोटल एनर्जी कंजर्व हो रही है और काइनेटिक एनर्जी वहां पर नॉट कंजर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो हम ये कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट और साउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप जो रेल के पत्थर होते हैं ना, रेल की पटरी के बीच में बिछे रहते हैं, अगर आप ऐसे दो पत्थर को स्ट्राइक करवाओगे तो उनमें से चिंगारी निकलती है और आवाज भी बहुत ज्यादा निकलती है ना? तो वो एक एग्जाम्पल हो गया इन इलास्टिक कोलिजन का। वहां पर कोई भी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा हीट या लाइट या साउंड एनर्जी में। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है और बॉल को आप वॉल पे मार रहे हो, फ्लोर पर स्ट्राइक करवा रहे हो, तो आवाज आती है ना, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो चुकी होगी। तो मतलब ठप्पा खाने के बाद
वो बॉल उतनी ही ऊंची नहीं जाती जितनी ऊंची वो पहले थी। अभी अगर हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो जानी चाहिए थी, लेकिन उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, इसलिए वो उतनी ऊपर नहीं जा पाती है एक बार ठप्पा खाने के बाद। ओके, तो ये था बेटा इनइलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक। नाउ विल डिस्कस अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मेन क्या था अपना, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब ये भी एक इनइलास्टिक का ही पार्ट है, लेकिन परफेक्टली क्यों बोल रहे हैं हम इसमें? तो देखो इसमें ऐसा होता है कि मान लो एक चलता हुआ ट्रक है, और ट्रक पर आपने मिट्टी की बॉल फेंक दी जो जाकर के इस पर चिपक गई है। नाउ दे विल मूव टुगेदर आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर कोलिजन। तो ऐसा कोलिजन जहां पर शुरुआत में तो दोनों बॉडी अलग अलग थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद अ कॉमन स्पीड, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यानी कि इफ टू बॉडी स्टिक टुगेदर after collision and move as a single body with a common velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision. Okay, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। इन सच अ कोलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन यहाँ पर भी जो लॉस होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो पहले जो ये बॉल थी, ये मड थी, ये इसकी खुद की कुछ स्पीड थी, लेकिन बाद में जाकर के तो ये उससे स्टिक हो गई है, और स्टिक हो गई तो दोनों का मास बढ़ गया। तो अब तो उसको हम ये कह सकते हैं कि पहले बॉल मूव करी थी बट वो चिपक गई, उसने तो टोटल लॉस कर दिया, उसकी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो ही गई है। साथ ही साथ जो ट्रॉली अब जो आपका ये ट्रक था वो जो चल रहा था उसकी भी स्पीड में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉल और ट्रक दोनों ने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी। इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इसके मेन मेन पॉइंट अगर मैं हाईलाइट करूं, क्या क्या मेन मेन पॉइंट होंगे, तो पहला पॉइंट इसका मेन जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पर दोनों बॉडी दे विल स्टिक टुगेदर। इसका मतलब वो एक कॉमन स्पीड से मूव करेंगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये 3 पॉइंट हाईलाइट करने हैं आपको बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक पॉइंट में। पॉइंट नंबर 1, दैट two body will stack together. Point number 2, that they will move with common velocity. Point number 3, that the loss of kinetic energy is maximum. सर दोनों बॉडी का होगा मतलब मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी का? दोनों को मिलाकर के बोला जा रहा है कि दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाएंगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, दोनों की में लॉस होगा, इसलिए मैक्सिमम हो रहा है। एक तरह से दोनों का मिला करके सबसे ज्यादा लॉस होता है इसमें। यस सर। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोजिव कोलिजन। ठीक है, सुपर इलास्टिक का मतलब समझते हैं एक्सप्लोजिव। मान लो मेरे पास एक पटाखा है, अभी दिवाली आने भी वाली है, तो अगर आप मतलब आग लगाने से पहले ये तो रेस्ट पर रहता है, तो अभी तो इसमें कुछ वेलोसिटी नहीं है, स्पीड जीरो है इसकी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। लेकिन जब आप इसको बर्न करते हो तो क्या होता है, इसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब नाउ इट हैज एक्वायर्ड सम स्पीड, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो सुपर इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल गेट इंक्रीजेस। आई रिपीट, सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का कुछ रीजन तो होगा। तो उसका यह है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इंक्रीज हो गई होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी उसमें क्रैकर के अंदर, पटाखों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, बारूद जिसको हम बोलते हैं, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये सुपर इलास्टिक हो जाएगा। एक होता है हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब है? देखो, इट इज द कोलिजन इन विच का कोलाइडिंग बॉडी मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मान लो कि ये दो बॉल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर
कोलिजन, लेट अभी भी वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हो जाएगा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे विल मूव with the same they will move in the same direction. I hope it is clear now. Any doubt in any type of collision? Now after it, this was the theoretical part. After it we will discuss about the derivation and the we will find out the velocity actually. हर part में हम velocity निकालेंगे. So our topic is now elastic collision इन वन डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट हमारे पास दो बॉडी हैं, लेट ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि मास इसका ज्यादा दिखे। एंड लेट दे आर कोलाइडिंग। इफ दे आर कोलाइडिंग आफ्टर कोलिजन वी विल सी व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन। I want to find out their initial and final speed actually. So just a minute. Let after collision there could you tell me कि elastic collision अगर है तो kinetic energy increase होगी, decrease होगी, मतलब क्या होगा kinetic energy में? Will it same रहेगी। हाँ, टोटल एनर्जी जितनी पहले थी ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल जितनी पहले थी दोनों की मिला करके उतनी बाद में भी रहेगी। ठीक है ना। सो लेट दे आर कोलाइडिंग एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो वन डायमेंशनल कोलिजन है ना। सो आई एम राइटिंग नाउ आफ्टर कोलिजन। अब ये मान के चलते हैं कि लेट ये u1 स्पीड से जा रहा है, ये मान लीजिए, नहीं इसको u2 ले लेते पीछे, नहीं लेट हमारे पास दो पार्टिकल हैं। सो मैं इसको मान के चलता हूँ कि लेट इसकी स्पीड इनिशियल वो u1 है और जो हमारे पास दूसरा पार्टिकल है उसकी स्पीड में एज्यूम करके चल रहा हूँ u2। अब आफ्टर कोलिजन तो जाहिर सी बात है उनकी स्पीड में चेंज आएगा, तो मैं इसके ले रहा हूँ v1 और जो सेकंड पार्टिकल है उसकी स्पीड मैंने ले ली v2। मेरा टारगेट ये रहेगा कि दोनों की जो भी पार्टिकल है v1 और v2 आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पर लेट ये फर्स्ट पार्टिकल है आपका और ये सेकंड पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। लेट मैं जो फर्स्ट पार्टिकल है रेड वन इसका मास एज्यूम कर रहा हूँ m1 और सेकंड पार्टिकल का मास एज्यूम कर लेते हैं लेट से m2। तो कोलिजन के बाद में मास तो चेंज नहीं होगा, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, मास इज नॉट चेंजिंग। सो ये m2 है और ये हमारा m2 है, लेकिन हाँ उनकी स्पीड जो है वो चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, स्पीड में चेंज आ जाएगा और हमें वही तो फाइंड करना है कि स्पीड कितनी हो जाएगी। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन क्लियर है। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और u2 आगे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड से तभी टकरा पाएगा जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है बिफोर कोलिजन वो ज्यादा है u2 से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नाउ वी विल फ्रेम द इक्वेशन। कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कंडीशन सबको क्लियर है कि दो पार्टिकल आ रहे थे u1 और u2 स्पीड से, m1 m2 पार्टिकल है, उनका मास m1 m2 है एंड आफ्टर कोलिजन लेट देयर फाइनल वेलोसिटी इज v1 एंड v2 और मास m का m1 m2। अभी सबसे पहले हमारे पास दो ही हथियार होंगे कोलिजन में इक्वेशन फ्रेम करने के, कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करो। तो मैं यहां पर पहले अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मुझे कोई इक्वेशन बोलेगा क्या बनेगी इक्वेशन मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? मैं ये कह रहा हूँ P इनिशियल टोटल P फाइनल टोटल के बराबर होगा। तो इनिशियली हमारे पास मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का हो जाएगा m1 u1 और सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम m2 u2। दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम होगा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना। अब आप एक काम करो, v1 वाले टर्म को एक साथ ले आओ। थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो m1 v1 पार्ट है उसको उस तरफ ले जा रहा हूँ।
और जो M2U2 पार्ट है इसको इस तरफ ले जाओ ताकि मैं मास को कॉमन ले लूं। सो कैन आई राइट M1U1 माइनस M1V1 इक्वल टू M2V2 माइनस M2 और U2। जब आप ये डेरिवेशन करो तो V और U को मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ बेटा M1 और ये हो जाएगा U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 और ये हो जाएगा V2 माइनस U2, ठीक है। नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो भी है वो फाइनल के बराबर होगी। तो अगर मैं यही इक्वेशन यहाँ पर फ्रेम करूँ तो हाफ M1U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ M1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आप वही ट्रिक अप्लाई कर दो, क्या कि M1 वालों को एक तरफ M2 वालों को एक तरफ, ठीक है ना। तो वही काम करते हैं हम। सो व्हाट, एक और चीज 1/2 तो सब में कॉमन है ना, हटा दो इसको। तो बेटा वही M1 वालों को एक तरफ लाओगे अगर आप, तो आपको वो मिलेगा M1U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल टू M2V2 का स्क्वायर माइनस U और ये था अपना 2U2 का स्क्वायर, ठीक है, U2 का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सेकंड इक्वेशन है इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, दैट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय द फर्स्ट वन। So that part I will do here. Divide equation 2 by 1। देखो अगर आप लेफ्ट साइड पर देखो तो M1 और M1 दोनों में कॉमन है तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली U1 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में U1 माइनस V1 इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर और डिवाइड में V2 माइनस U2। क्या ऊपर वाले पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू U1 माइनस V1 प्लस U1 प्लस V1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में U1 माइनस V1 इक्वल टू V2 माइनस U2 और V2 प्लस U2 डिवाइड में क्या आएगा V2 माइनस U2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब U1 प्लस V1 इक्वल टू किसका आ गया V2 प्लस U2 के। और थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं इनिशियल टर्म को एक साथ ले आता हूँ। U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक कंक्लूजन आएगा यहाँ से, क्या देखो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं इनिशियल रिलेटिव स्पीड देखूं, रिलेटिव मतलब क्या, दोनों की आपस में, तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड क्या आएगी यहाँ पर U1 माइनस U2 या U1 प्लस U2। मतलब जब सेम डायरेक्शन में बॉडी चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड को प्लस किया जाता है माइनस किया जाता है निकालने के लिए, सर कैसे माइनस। निकालते हैं माइनस। तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी U1 माइनस U2। अभी फाइनली आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो अब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी V2 माइनस V1। तो कहने का मतलब यह है इस इक्वेशन से आप देखो कि जिस इनिशियल स्पीड से वो एक दूसरे के पास आ रहे थे उतनी ही स्पीड से, मतलब कि उतनी ही रिलेटिव स्पीड से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, U1 माइनस U2 का मतलब है कि ये उनके पास आने की रिलेटिव स्पीड है जिससे वो पास आ रहे होंगे तभी तो टकराए हैं, और टकराने के बाद वो दूर हो जाएंगे। तो जिस स्पीड से वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे पार्टिकल, ठीक उतनी ही स्पीड से वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। लेट फ्रॉम हेयर आई एम टेकिंग V2 वैल्यू, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी U1 माइनस U2 प्लस के V1। आपको V2 निकालना तो V1 को उधर ले जाओ, तो U1 माइनस U2 प्लस के V1 हो गया। अभी ये जो V2 की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। तो वो काम करते हैं हम,
क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंटली दोनों की वैल्यू निकालनी है ना। सो नाउ आई विल पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। तो देखो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। M1 U1 माइनस V1, और यहाँ पर क्या है M2 V2 माइनस M2 U2। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लेना, तो M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2, और बेटा U2 सॉरी V2 की वैल्यू कितनी है, U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है, माइनस के M2 U2। मुझे एक टारगेट है मेरा क्या, कि मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब V1 वाले टर्म को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रखेंगे। तो वो कैसे करना है वो अभी चेक कर लेंगे हम। नाउ आई एम राइटिंग M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2। मैं कह रहा हूँ कि जो V1 वाले टर्म है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। V1 वाले टर्म को पास पास में रखो, एक साथ रखो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाकी सब टर्म को आप एक तरफ ले जाओ, V1 को एक तरफ रखो। सो एक काम करते हैं, नेगेटिव है ना, इसको आप इस तरफ ले जाओ। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, बिफोर दैट आई एम राइटिंग M1 U1 माइनस, इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है ना, माइनस M2 U1, ये इसको भी ले आओ, प्लस के M2 U2, और V1 को यहीं पर रहने दो, और M2 U2 को भी उस तरफ ले जाओ, प्लस के M2 U2। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ M2 V1, और ये वाला जब इधर आएगा प्लस M1 V1, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या, देखो M2 U2 और M2 U2 ये तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से U1 और U1 कॉमन दिख रहा है, तो U1 को कॉमन ले लेते हैं पहले। तो U1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास M1 माइनस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2 इक्वल टू V1 को कॉमन ले लो, तो M1 प्लस M2 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा V1, और हमारा टारगेट क्या था, V1 निकालना। तो V1 अभी निकालेंगे हम बस। V1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना एक तरफ V1 को। तो हम देखेंगे अभी V1 की वैल्यू कितनी आएगी। फाइनली आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर V1 की इक्वेशन क्या आएगी वो देखते हैं। सो बेटा आई कैन राइट V1 इक्वल टू, आप ये जो M1 प्लस M2 टर्म है, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आइए। सो व्हाट वी विल गेट, आई एम राइटिंग M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आ जाएगा आपका U1 प्लस ट्वाइस M2 U2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, किसके टर्म में, V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है इनिशियल स्पीड और मास के टर्म में, ठीक है। ये था V1 निकालना। अभी आपको अगर V2 चाहिए तो फिर से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं ना हम। तो बस V1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू फॉर V2। लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आप करोगे वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन डायरेक्टली कैसे लिखना है, तो जब आप V2 के लिए लिखोगे ना, बस 1 को इंटरचेंज कर दो 2 से, इस वाले फॉर्मूले में। कैसे, देखो 1 को इंटरचेंज किया 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन में, अगर आप M2 प्लस M1 लिखो या M1 प्लस M2 रखो, बात तो एक ही है, तो उसको क्यों चेंज करना। और U1 कितना हो जाएगा, U2 प्लस ट्वाइस M1 U1, और डिनोमिनेटर में आप M1 प्लस M2 लिखो या M2 प्लस M1 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में सेम ही फैक्टर आएगा दोनों तरफ। सो दीज आर आवर टू इक्वेशन, जो हमारा टारगेट था V1 और V2 निकालना। तो V1 आ गया है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली हमने V2 को भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। V1 और V2 ही हमें निकालना था। अभी इसका हम यूज करेंगे स्पेशल केसेस के लिए। नाउ फ्रॉम हेयर आई विल कंसिडर सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, तो पहले स्पेशल केस ये मान के चलते हैं, लेट इफ, मतलब कोलिजन यही है, लेकिन इफ टू मासेस आर इक्वल, मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनका मासेस बराबर है, ठीक है, M1 इक्वल टू M2 एट M के। तो अभी V1 V2 कितना आ जाएगा, मतलब हमारे पास दोनों जो पार्टिकल हैं उनका मास सेम है,
एंड दे आर कोलाइडिंग, लेट ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा वो हमें देखना है। लेट इट इज m1 एंड लेट इट इज m2। ओके, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? अभी यहां से अगर आप v1 v2 निकालो तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी? v1 कितना आएगा देखो, दोनों मास बराबर है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना पूरा, m1 माइनस m2 पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों मास बराबर है। बचेगा क्या? ट्वाइस m2, वो भी m है, u2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब ट्वाइस m। इससे ये गया तो v1 इक्वल टू कितना आ गया? u2। ठीक है, और वहीं अगर आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ सेकंड वाला बचेगा ट्वाइस m u1 अपॉन ट्वाइस m, क्योंकि दोनों मास बराबर हैं। तो ये क्या आ गया? v2 इक्वल टू u1। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल है, तो बाद में ये फर्स्ट और सेकंड है, तो जो फर्स्ट पार्टिकल है v1 उसकी स्पीड कितनी हो गई? u2 के, और जो सेकंड पार्टिकल है हमने माना था कि वो v2 से जा रहा होगा, उसकी स्पीड कितनी हो गई? u1। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जब मास दोनों के बराबर हैं तो उन दोनों की स्पीड, दोनों पार्टिकल की स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। सो आई एम राइटिंग आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल स्पीड, या देयर स्पीड, सिर्फ स्पीड लिख देते हैं, देयर स्पीड गेट इंटरचेंज, देयर स्पीड गेट इंटरचेंज्ड। ओके, उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे से चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो दो पार्टिकल हैं, ये 5 और ये 10 यूनिट स्पीड से चल रहा होगा, तो आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड में चेंज क्या आ जाएगा? अब ये 10 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा, मीन्स देयर स्पीड विल गॉट एक्सचेंज्ड। अब इसी में मैं इसको सेकंड केस क्या बना दूंगा कि अगर दोनों पार्टिकल यहाँ पर सेम मास है, लेकिन इस बार क्या है कि जो मैं सेकंड पार्टिकल है उसको मान लेता हूँ कि वो रेस्ट पर रखा हुआ है, तब क्या होगा? ठीक है, मतलब कि अब हम ये मानेंगे कि जो हमारे पास सेकंड पार्टिकल है वो पहले से ही रेस्ट पर रखा हुआ है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है क्या, बिना कैलकुलेशन के, सिर्फ सोच करके क्या होगा? लेट ये पार्टिकल, अब उसकी स्पीड u2 ना सर हो करके दूसरे वाला फिर रेस्ट पे आ जाएगा और जो रेस्ट पे रेस्ट था पर, वो मूव करने लग जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो मतलब अब जो पहला पार्टिकल आकर के टकरा है ना u1 से, रेस्ट पार्टिकल से, तो अब वो खुद में तो रेस्ट पर आ जाएगा, मतलब अब वो मूव ही नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव, इट विल बी एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट। और क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो v1 तो u2 के बराबर होता था और v2 बराबर होता था u1 के, तो अब हमारे पास u2 क्या हो गया? ये तो रेस्ट पर था ना, तो इसका मतलब पहला पार्टिकल अब रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो वही वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। सो दिस वाज द कोलिजन, कि अगर दोनों का मास बराबर है तब क्या होगा, जिसमें कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है, तो पहले जो चल रहा था वो रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरा पार्टिकल उतनी स्पीड से अब आगे चलने लगेगा।